कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ पहला जो पाठ का नाम है ध्वनि, इस कविता को हम पढ़ेंगे और इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। छायावाद युग के प्रमुख 4 कवि माने जाते हैं, जो कि नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे जयशंकर प्रसाद, तीसरे महादेवी वर्मा और चौथे हैं सुमित्रानंदन पंत। ये 4 कवियों के नाम छायावाद युग में प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो उनमें से ही अपने इस कविता के रचयिता है ध्वनि कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा है, वह हाई स्कूल तक ही हुई थी और इनके बाद में इनका जो जीवन है बहुत ही कष्टमय बीता था, जो कि आपको बता देते हैं। यानी कि जब ये 3 वर्ष की बाल्यावस्था के थे, उस समय उनकी माताजी का देहांत हो गया और फिर जैसे जैसे वे युवावस्था में पहुँचे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय महामारी फैलने के कारण इनकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा आदि चल बसे और अंत में उनकी पुत्री सरोज ने भीतर तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को झकझोर दिया गया। तो इस प्रकार इनका जो जीवन है वो अत्यंत कष्टमय बीता। फिर भी इन्होंने अपने आप को कमजोर नहीं माना तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे तथा हार नहीं मानी और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत रहे। तो इन्होंने अपने काव्य जीवन में कुछ कृतियाँ लिखी हैं, जो इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। तो इनकी कृतियों में अनामिका, परिमाल, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, ये इनकी प्रमुख रचना है। और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। तो ये तो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। अब हम आज आगे पढ़ते हैं ध्वनि, इस कविता को पढ़ते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत खोल लीजिए और इसमें ये ध्वनि कविता है उसको खोलेंगे और जैसे मैं पढ़ता हूँ आप ध्यान से समझेंगे और आप भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, वे आपको लिखवा देता हूँ और आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। वन, वन का अर्थ होता है जंगल। फिर इसमें और अगला शब्द आया मृदुल, मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल।
अगला शब्द है अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्ति। कोमल, मुलायम। फिर अगला शब्द आया हुआ है गाद। गाद का अर्थ होता है शरीर। फिर इसमें अगला शब्द आया हुआ है कर। कर का अर्थ होता है हाथ। इसके बाद में है निद्रित। निद्रित का अर्थ होता है नींद में या सोई हुई। नींद में या सोई हुई। उसके बाद में अगला शब्द आया हुआ है प्रत्युष। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः काल। प्रातः काल। प्रातः काल। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः काल। इसके बाद में इसमें शब्द आया हुआ है मनोहर। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, अर्थात मन को अच्छा लगने वाला। मनोहर मन को अच्छा लगने वाला। अथवा सुंदर। तो ये तो थे कठिन शब्दार्थ। अब हम इस कविता का प्रसंग समझेंगे, यानी इस कविता में जो प्रसंग है वो क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। ये तो आपको प्रसंग में लिखना है। इस प्रकार प्रसंग में, उसके बाद में व्याख्या, और व्याख्या के बाद में विशेष अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो चलेगा। हाँ, तो ये तो आपको लिखना ही है। फिर उसके बाद में अब इसमें क्या बताने का प्रयास किया है कवि ने, तो कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है आप इस बात को समझेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। ये इस प्रसंग के अंदर लिखना है, कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या बताने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद में अगला बिंदु आता है व्याख्या। व्याख्या में पहले पंक्तियों की तरफ ध्यान देंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को जो ये सोचते हैं अर्थात ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अप्रभावशाली नहीं रहा है और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है।
जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा अंत में, और जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कवि आगे कहते हैं कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो आगे इसमें बताते हैं, साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां अधखिली होती हैं, और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। तो इन पंक्तियों का यही भावार्थ कवि ने समझाया है, और इस भावार्थ को हमें याद करना है। आज का जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है वह मिर्ची और पेन एंड ऐप में दे दिया जाएगा, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आप इस कविता का जो भावार्थ है उसको याद करेंगे। धन्यवाद।